नमस्कार ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार आपको भी और दर्शकों को भी। तो सर कल हरियाणा में लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या सीन देख रहे हैं आप? क्योंकि दिल्ली, यूपी और पंजाब से सटे हुए बेहद अहम स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस पार्टी की हवा देख रहे हैं आप? देखिए, सभी राज्य अहम होते हैं चुनाव की दृष्टि से। जब भी उनमें चुनाव होते हैं तो वो महत्वपूर्ण होते हैं। जी, हरियाणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश की राजधानी के 3 तरफ हरियाणा लगता है और चौथी तरफ उत्तर प्रदेश है। हरियाणा छोटा स्टेट ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से और प्रति व्यक्ति औसत आय की दृष्टि से भी और जो आपके बिल्कुल सीमा से लगते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, एक चंडीगढ़ का और एक दिल्ली का। तो ये इसको एक विशेष स्टेट बना देता है और भले ही लोकसभा की यहाँ से 10 सीटें आती हैं, पर अन्य बहुत सारे राज्य हैं जिनमें 90 सदस्यीय विधानसभा है। पिछले 10 साल से हरियाणा में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भी है, जब तक नतीजे ना आ जाएँ। तो इसलिए लोगों को लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है और उसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक टफ चुनाव है। उसके लिए निरंतरता में तीसरी बार सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। अब से 1.5-2 महीने पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी 2004 की तरह लगभग एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। 2004 में भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तब अ, कोई बहुत मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किए गए थे। तब कांग्रेस पार्टी को 90 में से 67 सीटें आई थी और 2004 वो वर्ष है जब आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली वो सत्ता से बाहर गई थी और पिछले 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। उसका जनाधार खिसक चुका है। अब हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मेन प्रतिद्वंदी हैं। पहले आईएनएलडी और कांग्रेस मेन प्रतिद्वंदी हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी आईएनएलडी की एक सहयोगी पार्टी के तौर पर हुआ करती थी। जैसे पंजाब में अकाली दल मेन हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी मात्र हुआ करती थी। जी, लेकिन 2013-14 की जो नरेंद्र मोदी की आंधी इस देश में चली थी, ऐसे बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मेन पार्टी बनकर के उभरी, जिनमें हरियाणा और महाराष्ट्र 2 ऐसे स्टेट थे जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना था। लेकिन 2014 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र में भी पहला भाजपा मुख्यमंत्री बना और हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर के रूप में पहला भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना। 2019 में थोड़ी सी कहना चाहिए कि कमी रह गई थी, 40 सीटें ही आई थी 90 के सदन में, तो 10 सीटों वाले जेजेपी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी थी। 4 साढ़े 4 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज को लेकर के जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया और अब भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही है। 90 में से 89 सीटों पर उसने कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक कैंडिडेट उनका सहयोगी दलों का है। अब जो स्थिति आप पूछ रही हैं कि क्या है, जबकि बिल्कुल मतदान के दिन से पहले दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो स्थिति ये है कि जो 1.5-2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की लगभग एक तरफा जीत लग रही थी, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, जो टिकट बंटवारे को लेकर के जूतों में दाल बटी है,
जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को वहां पहुंच करके जो सींग उलझे हुए थे कांग्रेस के नेताओं को के उनको सुलझाने की अ, कोशिश करनी पड़ी, कवायद करनी पड़ी, और जिस तरह से कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के और कांग्रेस के नेतृत्व को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, उससे भी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, इन सब ने, और योगी आदित्यनाथ की सभाएं, हिमंता बिस्वा शर्मा की सभाएं, आरएसएस का जमीन पर सक्रिय हो जाना, ये सारी जो एक सांगठनिक एक मजबूती दिखाई पड़ी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रथम परिवार पर अटैक किए, इनको देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया, और हिमाचल का उदाहरण दिया, कर्नाटक का उदाहरण दिया, तेलंगाना का उदाहरण दिया, इससे पहले ये राजस्थान में सत्ता में थे, वहाँ के उदाहरण दिए कि जब चुनाव जीतने होते हैं तो बहुत गुड़ी-गुड़ी बातें करते हैं और बहुत लोक लुभावन घोषणाएँ करते हैं, लोगों को लुभाने के लिए, मतदाताओं को, हर उम्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए। पर जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तरह-तरह की भ्रष्टाचार की खबरें सामने आनी शुरू हो जाती है। जैसे कर्नाटक में अभी सिद्धारमैया के सारे जो दबे हुए कर्मकांड थे वो निकल कर के सामने आ रहे हैं, और जब मामले में ईडी ने दर्ज कर लिया तो उनकी पत्नी ने जो 14 प्लॉट हैं या 10 प्लॉट हैं वो वापस मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन और जो पेंशन है उसको देने के भी लाले पड़ गए थे, टाइम पर वो रिलीज नहीं कर पाए थे। तो वही सारी चीज़ें रेखांकित की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योगी आदित्यनाथ का अपना तौर तरीका है बात करने का, और जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किए हैं वो उससे भी एक माहौल बना है। जो इस समय की सूचनाएं आ रही हैं और जो सट्टा बाजार के हवाले से वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनलों पर खबरें आ रही हैं, उसमें तो ये भी दिखाया जा रहा है कुछ कुछ जगहों पर कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट उभर सकती है, और कांग्रेस जो है वो 2019 की तरह 30-35 सीटों तक जाकर के थम सकती है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो 8 अक्टूबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि मतदान से एक दिन पहले जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत टफ फाइट है दोनों में। कांग्रेस इस चुनाव को हल्के में नहीं ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, पर भारतीय जनता पार्टी को भी हल्के में नहीं ले सकती है। आपने सर सही कहा, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की वहाँ रैली हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा की हुई है, योगी आदित्यनाथ ने अपना आक्रामक रूप दिखाया, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की थोड़ी हवा सी टाइट हुई है? जिस तरीके से अशोक तंवर को अगेन मतलब 0 ओवर पे उन्होंने शामिल किया है कांग्रेस में? हमें ये समझना पड़ेगा कि हरियाणा में डिसाइडिंग फैक्टर कौन से मतदाता हैं। एक वहाँ सर्वाधिक जाट कम्युनिटी है जो कुल मतदाताओं का करीब 24-25% के आसपास है। 20 से 22-23 सीटों पर वो निर्णायक स्थिति में रहता है, और कुल मिलाकर के और 20 सीटों पर वो प्रभाव डालता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ करीब 27 टिकट जो हैं वो केवल जाट कैंडिडेट को दिए हैं और 4 टिकट जट सिखों को दिए हैं, तो 31 टिकट एक तरीके से जाटों को दे दिए हैं। यानी 90 सदस्यीय विधानसभा में 1/3 सीटें जो हैं वो जाटों के को ही दे दी हैं। और जो जाट लीडरशिप है उनकी, जो 10 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हीं को
अगवा भी बनाया गया है। घोषित भले ही ना किया गया हो कि ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो राहुल गांधी के बराबर में बैठ रहे हैं हर रैली में जाकर के, जिस तरह उन्हीं के कहने पर करीब 78-79 टिकट बांटे गए हैं उनके समर्थकों को, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो जाट लाइन ही लेकर के आगे बढ़ रही है। विनेश फोगाट अगेन एक प्रकरण है, जिस तरीके से उनको सिर माथे पर लिया गया, एयरपोर्ट से लेकर के उनके गांव बलाली तक दीपेंद्र हुड्डा गाड़ी पर सवार रहे, उनके साथ उनका जगह जगह अभिनंदन किया गया, स्वागत सत्कार किया गया। फिर रोहतक में जो नांदल भवन है वहां पर खाप पंचायतों की एक मीटिंग बुला करके विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल दे दिया गया अपनी तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से। और शंभू बॉर्डर पर जो फरवरी से वहाँ की कुछ जत्थेबंदियां बैठी हुई हैं, उनके पास जाना विनेश फोगाट का, फिर राहुल गांधी से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, फिर कांग्रेस में शामिल होना, अब जींद की जुलाना सीट से चुनाव लड़ना, ये सब शो करता है कि विनेश फोगाट को तरजीह देकर के कांग्रेस नेतृत्व, जो जाट कम्युनिटी वहाँ अलग अलग पॉकेट में अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं के पीछे लामबंद देखी गई है, उसको एकजुट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पीछे लाने की कवायद रही है। इससे हुआ क्या है कि जो दूसरा बड़ा मतदाता वर्ग है यानी दलित, जिसकी संख्या वहां पर करीब 22% के आसपास है, यानी जाटों के बाद सबसे बड़ी संख्या पॉपुलेशन और मतदाता वाइज वो दलितों की है। जिस तरीके से पंजाब में करीब 32% दलित हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं पंजाब की राजनीति में, किसकी सरकार बनेगी किसकी बिगड़ेगी, ये वहाँ के दलित रामदसिया ये सब तय करते हैं। उसी तरीके से हरियाणा में भी एक डिसाइडिंग फैक्टर, जो सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर है, वो दलित है। और जिस तरह कुमारी सैलजा की नाराजगी निकल करके सामने आई है, ये ठीक है कि उन्होंने अपने आप को विशुद्ध कांग्रेसी बताया। इनके पिताजी चौधरी दलवीर भी इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके, वो भी कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी हैं, 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, सिरसा से भी, अंबाला से भी। इसके अलावा राज्यसभा की सदस्य रही, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। एक लंबा एसोसिएशन कांग्रेस के साथ उनका है। उन्होंने कहा कि मैं तो अनुशासित हूँ, मेरी रगों में तो कांग्रेस का खून बहता है और मैं तो चाहूंगी कि जब मैं जाऊं तो कांग्रेस के झंडे में ही लिपट करके जाऊं। लेकिन सैलजा इस कदर नाराज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर तरीकों से और कांग्रेस नेतृत्व के तौर तरीकों से भी, कि अलग अलग चैनलों को जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें वो अपनी नाराजगी छिपा नहीं रही है। और ये एक रणनीतिक एक्ट है कुमारी सैलजा की तरफ से। इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस नेतृत्व को ये मैसेज तो दे रही हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रही या किसी और पार्टी में नहीं जा रही, और मैं आपके साथ मंच पर भी हूँ। असंध में जो पहली सभा हुई थी राहुल गांधी की, तो भूपेंद्र हुड्डा एक तरफ बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सैलजा बैठी हुई थी। अभी नारायणगढ़ जो अंबाला में पड़ता है, वहां से एक यात्रा शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र तक, थानेसर तक, तब भी वो साथ ही थी। लेकिन जो इंटरव्यू में वो कह रही हैं, जैसे एक सवाल अभी पूछा गया ललन टॉप की तरफ से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 1-to-1 मुलाकात कब से नहीं हुई, तो वो सोचने लगती हैं, फिर कहती हैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनसे पूछा गया इसका मतलब ये है कि सालों से नहीं हुई, तो वो हंसने लगती है, कहने लगी कि हाँ, बहुत समय से नहीं हुई है मुलाकात। तो ये जो चीजें हैं, ये एक संदेश के तौर पर हरियाणा के दलित समाज में जा रही हैं। वहाँ जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बहन के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और एक नारनौंद सीट है हिसार की, वहाँ पर ये अपने एक करीबी को टिकट दिलवाना चाहती थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये सीट कैप्टन अभिमन्यु की है, जो वित्त मंत्री रहे 5 साल 2014 से 19 तक, और इस बार भी वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। सैलजा वहाँ से अपने करीबी को टिकट दिलवाना चाहती थी, नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक नज़दीकी को मिल गया, और जिस दिन उसका नॉमिनेशन था उस दिन उसके एक करीबी ने
कुमारी सैलजा के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी उसकी जाति का नाम लेते हुए कर दी थी। हालांकि उस पर एफआईआर हो गई है, कार्रवाई हुई है, लेकिन इसको भी सैलजा ने अपने दिल पर ले लिया है और जो उनके करीबी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो बहुत नाराज हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर कांग्रेस जो अब तक सत्ता में वापसी करती रही है वो जाटों के और दलितों के वोटों के बल पर करती रही है, तो 1.5-2 महीने पहले कांग्रेस की जो हवा थी वो टिकटों के बंटवारे के बाद जो अलग अलग नेता हैं कांग्रेस के, उनमें रणदीप सुरजेवाला भी है, उनमें चौधरी वीरेंद्र भी हैं, किरण चौधरी तो छोड़ के ही चली गई हैं, कुमारी सैलजा के बयान आने शुरू हो चुके हैं, जो नाराजगी पैदा हुई है और जो अंतर कलह भीतर घात है, उसके चलते अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का अपर हैंड नहीं रह गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ सट्टा बाजार के हवाले से कुछ यूट्यूब चैनल्स वहाँ के जो लोकली बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं डे बाय डे की जानकारियां लेने के लिए, उन पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बन करके उभर सकती है। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये जो सूचनाएं जमीन से आ रही हैं, इसी की घबराहट है कि उन अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके सैलजा को काउंटर करने के मकसद से फिर से कांग्रेस पार्टी में लेकर के आया गया है, ताकि सैलजा अगर चुप करके बैठ जाए या चुप करके नहीं भी बैठे, अगर वो अपने समर्थकों को मतदाताओं को लगातार संकेत देती रहे, तो इससे जो नुकसान हो सकता है, क्या अशोक तंवर के लाने से उसमें कुछ कमी हो सकती है? तो भाई अशोक तंवर जो है वो एक फुस जो है ट्यूबलाइट है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इन्हीं सैलजा के खिलाफ सिरसा संसदीय क्षेत्र से लड़े थे और बुरी तरह हारे हैं। सैलजा ने ही उनको हराया है। तो अशोक तंवर सैलजा के कद के नेता हैं ही नहीं। उनकी स्वीकार्यता, उनकी लोकप्रियता दलित वर्ग में उतनी है ही नहीं जितनी चौधरी दलवीर के परिवार की या सैलजा के परिवार की रही है। तो कांग्रेस हाथ पैर मार रही है। भीतर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो गई है कि साहब जो जीती हुई बाजी लग रही थी, ऐसा ना हो कि अंतिम समय पर उसमें हार का मुंह देखना पड़े। आप सर सही कह रहे हैं कि हाथ पैर बहुत मार रहे हैं, और जिस तरीके से ये पहलवान विनेश कहना चाहिए कि एक के बाद एक झूठ बोल रही है, अजीब ड्रामे कर रही है। मतलब ओलंपिक में जाने का जो श्रेय है वो भी प्रियंका को दे रही है। किस तरीके के मतलब कांग्रेस हथकंडे अपना रही है? क्या ये ऐसे हरियाणा को जीतेंगे? देखिए, पहलवान जो है उसके बारे में हालांकि मुझे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि दिमाग से पैदल होते हैं, तो अखाड़े में ही ज़्यादातर उनका ताकत लगती है। जिस तरह का खाना पीना होता है तो वो दिमाग का काम तो करते नहीं है, उनको तो पटकना है किसी को, तो इसलिए वो उनका ध्यान तो वहाँ रहता है। और विनेश फोगाट जो हैं वो जिस परिवार से आती है, जिस बैकग्राउंड से आती हैं, मैं तो इनके घर गया हुआ हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद गीता बबीता ने जब गोल्ड और सिल्वर जीते थे तो मैं महावीर फोगाट के यहाँ गया था, इन दोनों बेटियों से मेरी मुलाकात हुई थी। तब तक तो ये विनेश और संगीता और ये सब कहीं थे ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं थे, ये बहुत छोटी थी। ये भी दोनों छोटी थी, गीता बबीता भी। पर उस समय से मैं इनके परिवार को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, और महावीर फोगाट का जो एक कंट्रीब्यूशन है इन बेटियों को पहलवानी के गुर सिखाने का, बाकी तो जब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे तो फिर जो प्रोफेशनल कोचेज होते हैं वही उनको ट्रेंड करते हैं, लेकिन शुरू में अपने खेत में ही अखाड़ा खोद करके जिस तरीके से पहलवानी के, क्योंकि महावीर फोगाट भी कुश्ती लड़ते रहे हैं तो उनको कुश्ती की बेसिक जानकारी तो है ही, तो इन सब बच्चियों को उन्होंने ही
आगे बढ़ाया। और विनेश फोगाट अगर ओलंपियन बनी है, ओलंपिक तक गई है, और वो भी 3 बार गई है, 2 बार तो डिस्क्वालीफाई हुई है, तो उसके पीछे भी इनके चाचा का, महावीर फोगाट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, शुरुआत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी बेटियों को, गीता को और बबीता को, गीता तो इस समय डीएसपी है हरियाणा पुलिस में, और बबीता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। इनका परिवार बेसिकली शुरू में इंडियन नेशनल लोकदल में था, यानी चौटाला के साथ था। इनकी चाची या इनकी मदर जो हैं वो सरपंच हुआ करती थी बलाली की, इंडियन नेशनल लोकदल से ही। तो 2010 में जो घटना हुई थी, जिसको लेकर के महावीर फोगाट, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस से बहुत नाराज हैं, वो ये हुई थी कि गीता ने जब गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो जो खेल नीति थी और जो वादा किया गया था उसके अनुसार उसको डीएसपी नहीं बनाया गया था। तो महावीर फोगाट को और गीता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था, तब जाकर के उनको डीएसपी बनाया गया था। तो तभी से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं। कांग्रेस का समर्थन करे या कांग्रेस में जाए उनके परिवार की बच्ची, ये उनको पसंद नहीं है, लेकिन विनेश फोगाट ने ये किया। विनेश फोगाट ने वो इसलिए किया कि इनके जो पति हैं ये जुलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं और उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है। तो उस लिहाज से विनेश फोगाट ने, जैसे उन लोगों ने कहा और जैसे बजरंग पूनिया ने कहा, जो इनके जीजा हैं, संगीता के पति हैं, वैसा इन्होंने कर लिया। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, बल्कि कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले भी, जब ये लैंड करने वाली थी पेरिस से दिल्ली, तो इन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी थी और उसमें मार तमाम लोगों का जिक्र था, लेकिन महावीर फोगाट का जिक्र ही नहीं था। महावीर फोगाट चूंकि ओलंपिक खेल करके आ रही थी, तो अपने गांव से रवाना होने वाले थे कि एयरपोर्ट पर मैं इसकी अगवानी करूं, अच्छा लगेगा उसको और हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि दीपेंद्र हुड्डा तो ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंचा हुआ है, तो उन्होंने वहां जाने का इरादा ही त्याग दिया। और अब जो इनके बयान आ रहे हैं वो तो सबको हैरान कर रहे हैं। हरियाणा में जाट कम्युनिटी भी, उसका भी एक बड़ा पार्ट है जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है कि आप इतने कृतघ्न हो कि जिसने आप पर एहसान किया है, जिसने आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, आप उसी को भूल जाओ, उसी को बिसरा दो। और श्रेय किसको दे रहे हैं ओलंपिक जाने का? प्रियंका गांधी वाड्रा। तो मैं तो अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि भैया, प्रियंका गांधी वाड्रा कौन से अखाड़े में उतर करके पहलवानी करी है, या जी, प्रियंका जी। गांधी वाड्रा के खानदान में कौन पहलवान था, या ये कौन से कुश्ती संघ में रही है कि उनका इतना कंट्रीब्यूशन था कि, और या इतनी बड़ी उनको प्रेरित करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ से हो गई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो विनेश फोगाट की छवि को खराब कर रही है, उनकी संभावनाओं को पलीता लगा रही है। बहुत सारे समझदार लोग भी हैं, उनका ये सोचना है, उनका ये कहना है कि ठीक है, आप राजनीति में चली गई हैं, आपको टिकट भी मिल गया है, आप कांग्रेस की राजनीति भी कर रही हैं अपने चाचा के की अनिच्छा के बावजूद, पर कम से कम इतना नीचे तो मत गिरो, इतनी चापलूसी और मक्खनबाजी तो मत करो कि जो आपका एक पहलवान के तौर पर स्टेटस है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। क्या विधानसभा सदस्यता इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिश्तों को भी डिसऑन कर दें? आपकी जो अपनी पहचान है, आपका जो अपना वजूद है, आप उसको भी झुठला दें? और इसलिए आप प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की चापलूसी करें या मक्खनबाजी करें कि आपको विधायक बनने के बाद भी आगे बढ़ने की लालसा पैदा हो गई है कि मुझे कुछ मंत्री मंत्री भी बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए अभी से ये सब शुरू हो गया है। तो इसको आम तौर पर जो जाट समाज है, उसके जो स्वाभिमानी लोग हैं, वो इस तरह की हरकतों को एक्चुअल में पसंद करते नहीं। तो इसका उनको
नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। आपने सही कहा सर, ये बातें देखने सुनने में वाक़ई में टुच्ची लगती हैं, आम भाषा में कहें तो। दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया है और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए और उन्होंने कहा कि ये जो रैकेट है, ये कांग्रेसियों के काफ़ी नज़दीकी हैं, उनका हाथ है इसमें। और ये ऐसे समय में सर पकड़ा गया जब 5 अक्टूबर को, यानी कि कल हरियाणा में चुनाव भी है, तो इसका मतलब कनेक्शन हरियाणा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या कहते हैं सर? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी है। उस समय तो नहीं, जब लाइव कर रहे थे, बाद में देखी। जी। और उन्होंने कुछ प्रमाण पेश किए हैं, जी, जी। जिसमें ये जानकारी दी गई है कि दीपेंद्र हुड्डा का फ़ोन नंबर भी पकड़े गए इस जी। व्यक्ति के फ़ोन में मिला है। इसके अलावा जो लेटर जारी किया गया था इनको नियुक्ति पत्र का, हुँ, आईटी हुँ। सेल का जो हेड बनाया गया था, उसमें भी इनसे कुछ अपेक्षाएँ की गई थी। उसमें राहुल गांधी का नाम भी लिखा गया था, सोनिया गांधी का नाम भी लिखा गया था। जी। कुछ चित्र भी इनके हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इस समय लोकसभा के सदस्य हैं रोहतक से। उनके पिता 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर से मुख्यमंत्री बनने की अग्रिम कतार में वही खड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनका नाम किसी ऐसे ड्रग माफिया के साथ जुड़े जो कांग्रेस पार्टी के एक संगठन में आईटी सेल के प्रभारी भी हैं और जिनके फोटोग्राफ भी हैं और जिनके नियुक्ति पत्र के दस्तावेज भी हैं। तो ऐसे में, और जबकि चुनावी माहौल है और मतदान से ठीक 2 दिन पहले ये सब चीज़ें हुई हैं और कोई छोटा-मोटा केस नहीं है, 5,500 करोड़ की कोकीन और दूसरी चीज़ें बरामद होने का मामला है, ड्रग्स बरामद होने का मामला है, तो ये बेहद गंभीर मसला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और कुछ तीखे प्रश्न कांग्रेस से पूछे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछे हैं, राहुल गांधी से भी पूछे हैं। जी। अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। हुँ, हुँ। तो ऐसे में जाहिर है इन चीज़ों का भी कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है। और एक जो बात प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम लोग कहते रहे हैं कि साहब, तमाम तरह की बुराइयों की घर है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता। तो अगेन इस प्रकरण से, इस कांड से उनके कथन की पुष्टि ही हुई है। बाकी तो एजेंसियां आगे जांच पड़ताल करेंगी। जो कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये भी एजेंसियां जब जांच करेगी तो पता लगेगा। सर, एंड ऑफ दिस शो, आम आदमी पार्टी ने भी इसमें अपनी किस्मत आज़माने की कोशिश की, लेकिन अब जो सीन बन रहा है, उसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस के साथ ये कोई फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, क्योंकि अब तो सीन से बिल्कुल गायब हैं। और जब जेल में थे तब इनकी पत्नी शोर मचा रही थी कि हरियाणा का बेटा, हरियाणा का बेटा। अब ह हरियाणा का लाल जो है बिल्कुल गायब है सीन से। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब ये तरह-तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, हरियाणा का बेटा है, लाडला है, ये हो गया, वो हो गया, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लाडले के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तब भी कह रहा था कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा से कोई दूर-दूर तक का कोई लेना-देना है ही नहीं। उनका कोई जनाधार है ही नहीं। जी। वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहेंगे। और अतीत के तमाम बयान उठा करके देख लीजिए साहब। दिल्ली में अगर यमुना उफनती है आकर के तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, यमुना जिम्मेदार। यहाँ पर पानी का संकट होता है तो हरियाणा जिम्मेदार। यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ता है तो हरियाणा के किसान जिम्मेदार, वो पराली जलाते हैं। फिर आप हरियाणा तो छोड़ दीजिए कि हरियाणा आप कितने गए हैं, कितने वहाँ के लोगों के दुख दर्द आपने बाँटे हैं, कितने धरने प्रदर्शन किए हैं, ये तो दिल्ली में ही नहीं जाते। ये दिल्ली में गलियों में, सड़कों पर तब निकलते हैं जब बिल्कुल चुनाव सिर पर आ जाते हैं।
तो ये ऐसे नाकारा किस्म के लोग हैं आम आदमी पार्टी के, इनसे आप रोजाना दिन में 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, उसमें ये माहिर हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाल बजाने के अलावा कोई दूसरा काम करते नहीं है। एलजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इससे नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। और मीडिया मैनेजमेंट इनका एकदम अव्वल दर्जे का है। यहाँ दिल्ली में चूंकि सो कॉल्ड नेशनल मीडिया बैठा हुआ है, तो वो इनका धारावाहिक प्रसारित करता रहता है। दिन में 3-3, 4-4 बार भी लाइव करना पड़े इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो वो बिना किसी हिचक के और बिना किसी शर्म के लाइव करता है। तो ये लोग सिर्फ मीडिया के बल पर एक हवा बनाते हैं। पंजाब वाले इनकी हवा में आ गए थे, वहाँ इनकी सरकार भी आ गई थी क्योंकि विकल्पहीनता थी। लोग कांग्रेस से परेशान हो चुके थे। वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी नेतृत्व के बीच में जो तमाम तरह की दिक्कतें थी, संवादहीनता की स्थिति थी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को के लिए अपमानजनक स्थिति पैदा कर दी थी भाई बहन ने, उसके चलते लोग भी आज ही जा गए थे। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को तो दफन करना ही करना है। अकाली दल कांग्रेस से भी बुरी हालत में है, गई गुजरी हालत में है। जो 10 साल का कार्यकाल था प्रकाश सिंह बादल साहब का, उसमें उप मुख्यमंत्री रहते हुए सुखबीर बादल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे पंजाब में कि लोग इनसे नफरत करने लगे थे और वो नफरत का भाव अभी तक है। सिमरत कौर को छोड़ करके बाकी सारी सीटों पर ये लूजर ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो उन्होंने 13 महीने का आंदोलन ही चलवाया था। तो सबसे बड़े गेनर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हो गए पंजाब में। लेकिन इनको ये गलतफहमी थी कि साहब पाकिस्तान से लगते हुए पंजाब, फिर दिल्ली से लगते हुए हरियाणा, यानी निरंतरता में 3 प्रदेशों पर हम कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इनके जो पाप हैं, इनके जो घोटाले हैं, शराब घोटाला जिसमें ये सब कोई 5, साढ़े 5 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1.5 साल तिहाड़ की रोटियां तोड़ करके आ रहे हैं, उसने इनका और भी कबाड़ा किया है। अब तो ये दिल्ली की जनता की आंखों से भी, नज़रों से भी गिर गए हैं। लोकप्रियता धरातल पर है, शून्य हो गई है। तो जो हाल इनका लोकसभा चुनाव में हुआ है, जो हाल इनका दिसंबर 2023 के 5 राज्यों के चुनाव में हुआ है, वही हाल इनका अब हरियाणा में होने वाला है। इन्होंने 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। एक आध को छोड़ करके सबकी जमानत जब्त होनी है। अभी से मैं घोषणा कर रहा हूँ, मतदान के एक दिन पहले से ही। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि दिख रहा है ऐसा सबको। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत थैंक्स। जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।